हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करना था और इसके आधार पर आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर सको। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ सही विकल्प का चयन करके लिखना है। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। यह आपके ब्रिज कोर्स में से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे उम्र, तो उम्र का समानार्थी शब्द यहाँ पे आ जाएगा आयु। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा आयु। छोटी आयु में ही वह बहुत शैतानी करता था। इसके बाद दूसरा है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। अभी ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा मेहनत। मेहनत। इसके बाद ये अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो इसका उत्तर आएगा ख वाला अग्नि। आग का पर्यायवाची अग्नि। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा अस्त्र। अस्त्र। इसके बाद एक कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक चिन्ह को और क्या कहते हैं, परसर्ग कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा परसर्ग। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद है पदेन र का चिन्ह है। तो पदेन र का चिन्ह है ये वाला, क वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। तो अब प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति का। इसमें पहला जो है, दो के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो यहाँ पे दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, तो यहाँ आएगा वर्णों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद अगला है, हेलेन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। 5 बार या 6 बार। तो यहाँ पे आएगा 6 बार। 6 बार। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता किस कवि ने लिखी है। सतपुड़ा के घने जंगल या कविता किस कवि ने लिखी है। भवानी प्रसाद मिश्र या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका उत्तर आएगा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। इसके बाद अगला है, राजा शब्द का विलोम शब्द है। तो राजा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा रानी। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। तो कड़वाहट में प्रत्यय कौन सा है, आहट। आहट जो है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। इसके बाद अगला है, धोखे से सफलता पाने से होना सम्माननीय है। तो यहाँ पे आएगा असफल। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। एक दिन भुज का पाठ किस विधा से लिखा गया है, आत्मकथा या डायरी। तो इसका उत्तर आएगा डायरी। एक दिन भुज का पाठ डायरी विधा से लिखा गया है। तो आपने देखा होगा कि इसमें से अधिकतर प्रश्न ब्रिज कोर्स में से आए हैं और आपके ब्रिज कोर्स में से प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे लिखे कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखे। तो यहाँ हमें सत्य असत्य लिखना है। बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। तो यहाँ पे आएगा सत्य। यह सत्य है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। तो यह भी सत्य है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। इसके बाद वंशीधर को मिर्ची के दारोगा की नौकरी मिल गई। तो यह असत्य है, क्योंकि वंशीधर को नमक के दारोगा की नौकरी मिली थी। इसके बाद अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। तो हाँ, यह सत्य है, उनके 3 पक्के दोस्त थे। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो यह असत्य है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद है, हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा होगा। तो यह भी असत्य है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें है युक्ति भिड़ाना। तो युक्ति भिड़ाना की जोड़ी बनेगी जुगत लगाना। ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ से, क्योंकि हमें जिसके सामने जो सही हो वही लिखना चाहिए। तो युक्ति भिड़ाना के सामने आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जुगत लगाना। उसके बाद है तिल का ताड़ बनाना। तो तिल का ताड़ बनाना का होगा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन का हो जाएगा पकवान। पकवान। इसके बाद है सूरी के बैलों के नाम। तो सूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती।
अगला जो पांचवा है अतिथि, अतिथि का हो जाएगा मेहमान। और धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है? तो बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है? समझदार, समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बुरे समय में पैसा बचा कर रखता है। पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है? तो पापड़ की बात मिजबान कहानी में कही गई है। मिजबान, मिजबान कहानी में कही गई है। अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में है? तो फ्लोरिडा शहर में है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा शहर में है। अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। इसके बाद अगला है, पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया? तो उन्हें तबला बजाना सिखाया था पंडित प्रताप नारायण, पंडित प्रताप नारायण जी ने, पंडित प्रताप नारायण जी ने उन्हें सिखाया था तबला बजाना। अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? तो अलोपीदीन नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा कहानी के पात्र हैं। इसके बाद है, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है। ठीक है, सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है। नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद है, तो नारीश्वर की संधि विच्छेद होगी नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, यह इसकी संधि विच्छेद होगी। इसके बाद पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीजें बनाई है? तो पति पत्नी ने मेहमानों के लिए कौन कौन सी चीजें बनाई थी? भुजिया, ठीक है, भुजिया, बर्फी, भुजिया, बर्फी, लड्डू, ठीक है, लड्डू, खीर पूरी, खीर पूरी, पापड़, सारी चीजें बनाई थी। तो ये चीजें हम यहाँ लिख सकते हैं। जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? तो क्या कहा था? यदि एक सूरज के कारण ही हम इतने अधिक परेशान हैं, तो और अधिक सूरज हो जाएंगे, सूरज का ब्याह हो जाएगा और उसके और पुत्र हो जाएंगे, तो उसके कारण हम कितने परेशान हो जाएंगे, ऐसा कहा था। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। डायरी, थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह वाक्य लेखक ने कब कहा व क्यों कहा? तो कब कहा था यह लेखक ने? जब वह सो रहा था, जब वह सो रहा था। और कब कहा और क्यों कहा? क्योंकि लेखक थक चुके थे, ठीक है, थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि अब मैं बातें नहीं कर सकता, अब शुभ रात्रि। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8वां है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हो, अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हो कि बरसात के मौसम में पानी गिरता है, बिजलियां चमकती है, बादल हो जाते हैं और चारों ओर कीचड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा पर्यायवाची जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बादल का मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद। पर्यायवाची शब्द जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि नमक का दारोगा पद में बहुत ऊपरी कमाई थी और यह उस समय बहुत प्रसिद्ध पद हो रहा था, इसलिए वह नमक का दारोगा बनना चाहते थे।
इसके बाद है विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विलोम शब्द की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं। जिस शब्द से किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं, जैसे प्रकाश का अंधकार, ज्ञान का अज्ञान। इसके बाद अगला था कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो कांजी होश में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी ताकि पता चले कि वहाँ कितने पशु है, कोई पशु कम तो नहीं हो गया है, इसलिए। इसके बाद है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, क्योंकि मासिक वेतन जो है महीने में एक ही बार मिलता है। मासिक वेतन महीने में एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे पूर्णमासी का चांद कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न था ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ओहदा का अर्थ हो जाएगा, ओहदा मतलब पद, निगाह मतलब नजर, पीर का मजार, तो पीर का मजार जो है का यहाँ पे कहानी में अर्थ होता है चढ़ावे का स्थान, चढ़ावे का स्थान। इसके बाद आमदनी, आमदनी का हो जाएगा वेतन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन से गुण मिले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में आत्मानुशासन, आत्मानुशासन और ईमानदारी, ठीक है, ये दो गुण उनको अपने पिताजी से मिले थे। ईमानदारी और आत्मानुशासन के गुण उन्हें अपने पिताजी से मिले थे। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पंडित जसराज की एक ही शिक्षा थी, वह थी संगीत की शिक्षा। इसके बाद है सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। तो सतपुड़ा के घने जंगल बहुत घने हैं, वो नींद में डूबे हुए से लगते हैं। अगला जो प्रश्न है हेलेन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 27 जून 1880 को, 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, 27 जून 1880 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में। इसके बाद कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखे। तो कंठ से उच्चारित होने वाले आएंगे क, ख, ग, घ, अंग्य, अ, आ और छोटा वाला ई, ये सारे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इसके बाद है भ्रम और ड्रम शब्दों के विच्छेद करके लिखिए। तो इनका विच्छेद करके हम लिखेंगे भ्रम का भ धन र धन म, ठीक है, भ्रम का विच्छेद हो गया। और अब ड्रम का करेंगे ड धन र धन म। तो ये भ्रम और ड्रम शब्दों के विच्छेद हमने करके लिख दिए हैं। इसके बाद है बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। तो इसका उत्तर होगा हेलन केलर जब 19 माह की थी तब उन्हें तेज बुखार आया था और उसके कारण वे दृष्टिहीन और बधिर हो गई थी। अगला प्रश्न है पंडित जसराज की संगीत की शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। तो उनकी शिक्षा की शुरुआत जो है 4 वर्ष की आयु में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है नए शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था। तो इसका उत्तर होगा नए शिक्षक को एक मुसलमान लड़के का एक हिंदू लड़के के साथ बैठना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उन्हें पीछे बिठा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इसका उत्तर होगा छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया क्योंकि वह उन्हें मार खाते हुए देखती थी। छोटी बच्ची की माँ भी सौतेली थी जो उसे भी मारती थी और इस प्रकार समानुभूति की भावना के कारण उसका बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसके बाद अथवा, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनके एक एक वाक्य बना के लिखने हैं। जैसे मेहमान को थाली में खाना परोसा गया। इसके बाद मेहमान को थाली में बहुत सारे व्यंजन परोसे गए। पत्नी तो पति एक
बार वहां पर एक पति पत्नी रहते थे। तो इस प्रकार हम इनका वाक्यों में प्रयोग कोई सा भी वाक्य बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 था, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छाट कर लिखिए। जैसे यहाँ लिखा था जहरीला सांप, तो इसमें विशेषण क्या था? जहरीला। ठीक है, तो हमको विशेषण करके लिख देना था यहाँ पर जहरीला। इसके बाद अगला है गर्म गर्म रोटी, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है गर्म गर्म। इसके बाद खास मेहमान, तो इसमें विशेषण क्या है? खास। इसके बाद है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे इसकी प्रथम 2 पंक्तियां लिखनी थी। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। तो ये 2 पंक्तियां लिख देनी थी, तो यह इसका उत्तर हो जाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनका भी वाक्यों में प्रयोग करना बहुत आसान है, कोई से भी 3 का करना है। जैसे स्वप्न, आज मैंने बहुत अच्छा स्वप्न देखा। चंद्र, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। पात, वन की पात पात डोली। तो इस प्रकार हम इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते थे। अथवा है पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई? पापड़ खाने के लिए मेहमान ने जुगत लगाई कि उसने पति पत्नी से कहा कि आज तो मैं मर ही जाता, मैंने आज इतना बड़ा सांप देखा, इतना बड़ा सांप देखा कि यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ पापड़ पड़े हैं। और इस प्रकार उपाय करके उसने पापड़ लिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, और अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना कार्य निकालना। इसके बाद था दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो विराम चिन्ह यह प्रश्नवाचक था और यह विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पे कोई सा भी प्रश्न वाक्य लिख सकते थे। तुम्हारा नाम क्या है, और आखिरी में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो यहाँ लिख सकते थे अरे आज कितनी बारिश हो रही है। इस प्रकार लिखा जा सकता था। इसके बाद अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, छात्र, अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कहानी लिखनी थी, आपके ब्रिज कोर्स में से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न था, नमक का दौरागा कहानी का सारांश लिखना था। इसके बाद अपठित गद्यांश था, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। अनेकों वर्षों पूर्व पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए उन्हें वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ अथवा उपलब्धि की उपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य था। तो इसके बाद प्रश्न दे रखे जिनके उत्तर हमें इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न था, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या क्या प्राप्त हुआ? तो स्वतंत्र भारत में, तो इसका उत्तर यहाँ से होगा। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए, तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके बाद उन्हें 51,000 रुपए किसने भेंट किए? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। ठीक है, किसने भेंट किए थे? पंजाब के मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य था। ठीक है, स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा परतंत्र। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत आसान है यह। और प्रार्थना पत्र के वीडियो जब अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय बनाए जाएंगे। अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे। ब्रिज कोर्स में से आया है और ये हमने ब्रिज कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था आपको। उसके बाद किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना था। ठीक है, निबंध लिखना था। और यहाँ पे निबंध के विषय है पानी का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो जीवन में खेलों का महत्व आपको इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण भी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न यदि ये निबंध आपने अभी भी याद नहीं करे हो तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वार्षिक एग्जाम में भी आ सकता है और इसके साथ विज्ञान का चमत्कार भी आ सकता है। तो इस प्रकार हमने
हिंदी के पेपर का पूरा हल कर दिया है और इसको हल करने के साथ ही आप समझ सकोगे कि आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। इन परीक्षाओं में भी ब्रिज कोर्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो थोड़े ही समय बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।